मॉर्निंग बच्चों। आज कुछ और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आई होप कि ये मदद करे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो देखेंगे एक एक करके हम आगे कि होप की मदद करे आपका, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान द्रव्यमान तथा घनत्व वाले निम्न पिंडों के गुरुत्व केंद्र की स्थिति बताइए, है ना। ये भी वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना, जो कि छूटा हुआ था। बाकी के और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, ना। कुछ और हैं जो मुझे बताना था, है ना। तो ये है एक समान द्रव्यमान तथा घनत्व वाले निम्न पिंडों के गुरुत्व केंद्र की स्थिति बताना है। जैसे पहला है गोला, है ना। गोले का द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? बेलन का, वलय का तथा घनत्व का। अच्छा, द्रव्यमान केंद्र क्या है? द्रव्यमान केंद्र के बारे में हम जानते हैं कि किसे हम कहेंगे द्रव्यमान केंद्र? तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसके समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है ना। जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान क्या हो? केंद्रित हो, ठीक है। इसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, ठीक है। और गुरुत्व केंद्र क्या है? हमने एक शब्द देखा, गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है, जैसे द्रव्यमान केंद्र मैंने बताया कि किसी निकाय या किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसके समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है ना। गुरुत्व केंद्र क्या है? गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर उसके समस्त भार को केंद्रित माना जाता है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे गोला है, तो गोले का कहाँ होगा गुरुत्व केंद्र? तो गोले के केंद्र पर, गोले का जैसे हमारे पास गोला है ना भाई। गोले से तो आप परिचित ही हैं। हाँ, ये है सर्कल, है ना, गोला। इसका द्रव्यमान केंद्र या कहाँ रहेगा? तो इसके केंद्र पर। कहाँ रहेगा? इसके केंद्र पर। गोले का समस्त द्रव्यमान केंद्र केंद्रित रहेगा कहाँ? उसके केंद्र पर, है ना। और बेलन, तो बेलन कहाँ रहेगा गुरुत्व केंद्र? तो बेलन के अक्ष के केंद्र पर, है ना। वलय के केंद्र पर। घन के विकर्णों के कटान बिंदु पर, है ना। समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, बताते आगे। इसका पूरा फिगर है। देखिए, ये आवश्यक नहीं कि द्रव्यमान सदैव पिंड के अंदर ही हो, है ना। द्रव्यमान उसके बाहर भी हो सकता है। जैसे वलय, रिंग, वलय का द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर होता है। कैसे? देखिए, ये कुछ आपके लिए है फिगर्स जिसमें द्रव्यमान केंद्र को बताया गया है। देखिए, जैसे आयताकार, समांतर चतुर्भुज के आकार का तथा वर्गाकार पतली चादर, इन सब का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? विकर्णों के कटान बिंदु पर, है ना। इस तरीके के फिगर, आयताकार हो, समांतर हो या वर्गाकार हो, तो इसके लिए जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ रहेगा? वो रहेगा इसके विकर्णों के कटान बिंदु पर। ये विकर्ण है भाई, ये विकर्ण है ना। किसी भी आयत या वर्ग या फिर इसका ये क्या होता है? विकर्ण होता है। और विकर्ण का जो भी कटान बिंदु है ये क्या होता है? उसका द्रव्यमान केंद्र। क्या है ये? द्रव्यमान केंद्र, है ना। ये क्या हो जाएगा? इसका जो भी कटान बिंदु है वही क्या हो जाएगा? उसका द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। और देख लीजिए, और भी कुछ है। जैसे त्रिभुजाकार पतली चादर, त्रिभुज के आकार का है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ रहेगा? मध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, है ना। मध्यिकाओं के, अब ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के ये तीनों भुजाओं से जो भी मध्यिका होगी, है ना, उसके कटान बिंदु पर, है ये बीचों बीच, ये क्या होगा? इसका द्रव्यमान केंद्र। और जैसे बेलनाकार छड़ है, तो बेलनाकार छड़ का कहाँ होगा द्रव्यमान केंद्र? तो बेलनाकार छड़ के अक्ष के मध्य बिंदु पर। यह है बेलन
है ना। और बेलन के छड़ के अक्ष, अब भाई ये बेलन है तो ये क्या हो गया इसका अक्ष, और इसके मध्य बिंदु पर क्या हो जाएगा इसका द्रव्यमान केंद्र, क्या हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र। चलिए अब आगे क्या है गोला। तो गोले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, गोले का देख लीजिए इसके केंद्र पर होगा, गोले का कहाँ होगा द्रव्यमान केंद्र, इसके केंद्र पर। क्लियर। शंकु, शंकु का कहाँ होगा, शीर्ष को आधार के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर आधार के कुल लंबाई की 1/4 पर, है ना, इतना बड़ा चौड़ा बताया है। शीर्ष को आधार के केंद्र से मिलाने वाले, है ना, ये तो है हमारा शीर्ष, ये है शीर्ष, यहाँ से इस आधार तक मिलाने वाली ये जो रेखा है बन गई है, ये रेखा पर आधार के कुल लंबाई की 1/4 पर, है ना, यहाँ पे क्या केंद्रित रहता है, इस शंकु का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ रहता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। घन या घनाभ का कहाँ रहता है द्रव्यमान केंद्र, तो वापस से इनके विकर्णों के कटान बिंदु पर। ये भाई ये घन या घनाभ है, तो इसके जो भी ये विकर्ण है, ये जो भी विकर्ण है इसके कटान बिंदु पर जहाँ पे ये काटेंगे एक दूसरे को, यहीं पे क्या हो जाएगा इसका द्रव्यमान केंद्र। अब देख लीजिए अर्धगोला का, अर्धगोला का कहाँ रहेगा, लंबवत अक्ष पर केंद्र से 3/8 त्रिज्या की दूरी पर, क्या हो जाएगा इसका द्रव्यमान केंद्र। खोखला शंकु का कहाँ होगा, अक्ष पर आधार से h/3 ऊंचाई पर, इसका क्या हो गया द्रव्यमान केंद्र। समझ में आ गया, ये कुछ थे द्रव्यमान केंद्र जो आपको जानना ज़रूरी था, और ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं सोची कि आपके साथ शेयर किया जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी पिंड के लिए जड़त्वाघूर्ण क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। ये बताया हुआ क्वेश्चन है, वापस से इम्पोर्टेंट है, तो इसका व्यंजक तो आना ही चाहिए। जड़त्वाघूर्ण क्या है, किसे कहते हैं, ये तो क्लियर होना चाहिए। और जड़त्वाघूर्ण के साथ साथ इसका विमीय सूत्र, एसआई मात्रक, ये सब भी पता होना चाहिए, है ना। विमीय सूत्र वगैरह पूछ लेता है कि जड़त्वाघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है ना, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी अक्ष के परितः घूमने वाले पिंड का जड़त्वाघूर्ण ये किन किन कारकों पर निर्भर, किसी अक्ष के परितः घूमने वाले पिंड का जड़त्वाघूर्ण जो है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, निर्भरता पूछ रहा है, तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हम जानते हैं जड़त्व आघूर्ण, है ना, I बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ MI RI का स्क्वायर, इतना होता है ना। तो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, पिंड के द्रव्यमान पर, है ना, और किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान के वितरण पर, कि किस प्रकार से द्रव्यमान बांटा जाएगा, क्या होगा उसकी स्थिति, और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, घूर्णन अक्ष की जैसी स्थिति होगी उसकी त्रिज्या भी वैसी होगी, है कि नहीं। घूर्णन अक्ष की स्थिति जैसी होगी उसकी त्रिज्या भी वैसी होगी। तो द्रव्यमान केंद्र पिंड के जड़त्वाघूर्ण जो है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के वितरण पर और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर। चलिए
एक चीज़ और है कि पिंड की आकृति या आकार अथवा घूर्णन बदल जाने से उसका जड़त्व आघूर्ण भी क्या होता है, बदल जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है, अथवा सिद्ध कीजिए कि टाउ बराबर dl/dt। ये भी क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए इसके व्यंजक, है ना। तो इसमें एक शब्द आया है जैसे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण हम किसे कहेंगे कि किसी बल द्वारा किसी पिंड को, है ना। बल आघूर्ण क्या है कि किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं, है ना। उस बल का क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहते हैं। अच्छा, इसकी निर्भरता क्या होगी? बल आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो बल का परिमाण क्या है, घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया कैसी है, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या है, इस पर बल आघूर्ण निर्भर करता है। चलिए इसके ये तो आपने देख ही लिया कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ कहाँ रहेगा। अगला है आपका क्वेश्चन, जी और जी में संबंध तथा अंतर क्या है ना। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी, इन दोनों में संबंध बताया हुआ है ना। पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था, जी और जी में संबंध। जी और जी में अंतर भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसकी गणितीय गणना के आधार पर बताना है ऊपर जाने पर, है ना। इसी का एक क्वेश्चन और भी है कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, है ना, स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों को लिखिए और समझाइए। मतलब केपलर के तीनों नियम, है ना, बताया हुआ है। तीनों नियम एक बार और आप रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। और ये चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है जबकि बृहस्पति व शनि पर सघन वायुमंडल है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है जबकि बृहस्पति व शनि पर सघन वायुमंडल है ना। क्यों ऐसा है? देखिए, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है वो 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना। कितना है? चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है? 2.43 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना? 2.43 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह वेग बहुत कम है ना। यह वेग इतना कम है कि गैसों के अणुओं का जो तापीय वेग है वो आसानी से इससे अधिक हो जाता है ना। अतः ये जो गैसें हैं वो चंद्रमा को छोड़कर उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाती हैं। भाई इतना कम है इसका पलायन वेग, जो उसमें गैसें हैं ना, गैसों का जो ताप है, तापीय वेग आसानी से इससे अधिक हो जाता है, जिससे वो चंद्रमा की सतह को छोड़कर चला जाता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उससे बाहर चला जाता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। बृहस्पति का जो पलायन वेग है वो है 60 किलोमीटर पर सेकेंड।
कितना है 60। वो कहा 2 चंद्रमा पर 2.43 किलोमीटर, बृहस्पति पर है 60 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जो हाइड्रोजन गैस के तापीय वेग से अधिक है। अतः बृहस्पति जो है, बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस उपस्थित है ना। यही रीज़न है शनि ग्रह के लिए भी, उसका भी पलायन वेग अधिक होगा, जिसकी वजह से जो गैसें हैं वो उसके सतह को छोड़कर नहीं जाती हैं, है ना। क्लियर। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह क्या है? इसकी कक्षीय चाल और परिभ्रमण काल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। कृत्रिम उपग्रह है ना, मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। उसकी कक्षीय चाल और परिभ्रमण काल के लिए व्यंजक, ये आपको याद करना है। पलायन वेग किसे कहते हैं? इसका व्यंजक क्या है ना। कृत्रिम उपग्रह के नाम और उनके उपयोग ये बताना है। चलिए अगला है हुक का नियम, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है प्रत्यास्था गुणांक, यंग मापांक से आप क्या समझते हैं? इसका व्यंजक भी लिखिए। दृढ़ता गुणांक क्या है? इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। पैसन अनुपात क्या है? सिद्ध कीजिए, है ना। ये सब क्वेश्चंस हैं। अगला है पास्कल के नियम लिखना है तथा इसके उपयोग भी बताना है क्या है। द्रव चालित लिफ्ट का सिद्धांत लिखिए तथा समझाइए। अविरतता का सिद्धांत क्या है? ये सिद्ध करना है। बर्नौली प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो। द्रव के धारा रेखीय प्रभाव और विक्षुब्ध प्रभाव में क्या अंतर है? द्रव बूंद और द्रव बुलबुले के लिए दाब आधिक्य के लिए व्यंजक क्या है? ये ज्ञात करना है। विशिष्ट ऊष्माधारिता और ऊष्माधारिता में क्या अंतर है? सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के 2 गुना होता है ना, मतलब बीटा बराबर 2 अल्फा। 24 नंबर क्वेश्चन है, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? इसको भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गैस समीकरण क्या है? लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। 26 चालन, संवहन और विकिरण में अंतर लिखिए। 27 में है ताप की परिवर्ती दशा तथा स्थायी दशा में अंतर लिखिए। 28 नंबर में है स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतल नियम को प्राप्त कीजिए। 29 स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम क्या है? 30 कृष्णिका क्या है? 31 न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। आई होप कि ये मदद करें आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आपका। चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए आप और रिवीजन करिए, हाफ ईयरली में अच्छा प्रदर्शन भी करिए। अच्छा, इसमें कुछ कृत्रिम उपग्रहों के नाम लिखना था, है ना। इसमें कृत्रिम उपग्रहों के नाम, तो कुछ भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं, जैसे आर्यभट्ट, है ना। आर्यभट्ट का नाम सुना है आपने, और भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड, ये भी है कुछ भारतीय उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं। और रोहिणी SR फर्स्ट, ये भी भारतीय उपग्रह है। एप्पल, जिसका फुल फॉर्म है एरियन प्रोजेक्ट पेलोड एक्सपेरिमेंट, जिसको एप्पल नाम से जाना जाता है। और इनसैट भी है ना। ये सब कुछ प्रमुख भारतीय उपग्रहों के नाम हैं, तो ये सब देख लीजिएगा। बाकी इसके उपयोग वगैरह तो इजी है, बन जाएंगे आप लोगों से। उपयोग भी पढ़ लीजिएगा एक बार, शायद 2 या 3 नंबर में
आ जाए। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।